लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जो यूरिन की लीक होने लगती है उसके लिए क्या क्या उपाय हैं हमारे पास क्लैंप्स हैं, हमारे पास डिफ्लक्स है, हमारे पास स्लिंग्स हैं या फिर आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर है। इसमें से मैंने ये भी बताया था कि क्लैंप्स और डिफ्लक्स ये दोनों कारगर नहीं होते हैं और इनको हम लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब बात इस पे आती है कि जो दोनों ऑप्शन बचते हैं, स्लिंग्स और आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर, इन दोनों में से अगर लीकेज होती जा रही है कंटिन्यूस, तो चुनाव कैसे किया जाए, यही है आज के वीडियो का विषय। आइए इसके बारे में और थोड़ा डीप अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लिंग्स के बारे में। स्लिंग्स जो हैं ये यूरिन के रास्ते को एक तरफ से कंप्रेस करती है, यानी कि एक बेल्ट की तरह से नीचे से आती हैं यूरिन के रास्ते और उसको थोड़ा सा खींच के रखना पड़ता है ताकि यूरिन का रास्ता थोड़ा सा एक तरफ से कंप्रेस हो तो यूरिन की लीकेज रुक सके। तो अब इसको कंप्रेस करके हम फंसाते कहाँ हैं? दो तरीके से हम इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले जब ये स्लिंग्स आई थी तो इनको पास की हड्डी में स्क्रू से लगा दिया जाता था, जिसको बोन एंकर्ड स्लिंग बोलते थे, लेकिन वो अभी प्रचलित नहीं है। अब जो है, हम जो अगर कूल्हे की हड्डी को हम देखें, कूल्हे की हड्डी का शेप देखें, फॉर्म देखें, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक छेद है, एक गोला है, जिसको ऑब्टुरेटर फोरामेन या ऑब्टुरेटर गोला बोल सकते हैं। जो सबसे प्रचलित तरीका है इस स्लिंग को लाने का, वो उस गोले के बीच में से, यानी कि थ्रू द गोला, थ्रू द छेद के बीच में से आए तो उसको TO यानी ट्रांस ऑब्टुरेटर स्लिंग बोलते हैं। ये यूरिन के रास्ते को ये बेल्ट उस वहाँ से निकल के हम इसको खींचने को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ऑपरेशन के दौरान, ताकि यूरिन का रास्ता खिंच जाए, थोड़ा सा उठ जाए और वो जगह पे थोड़ा कसाव अंदर से दिखने लग जाए। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे टाइम के साथ इनकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस दबाव को बरकरार रखने के लिए और भी तरीके ढूंढे गए कि क्या इस स्लिंग को ट्रांस ऑब्टुरेटर जैसे वो उस छेद से ना निकाल के ऊपर की ओर बोन के पीछे निकाल दें, यानी कि उसको रेट्रोप्यूबिक रूट से निकाल दें तो कसाव थोड़ा सा ज़्यादा बना रहता है। कुछ स्लिंग ऐसी भी हैं जैसे कि दो बेल्ट निकाल दी, जैसे कि मान लीजिए पीठ पे बैग लगाया है और दो बेल्ट लगाए हैं तो उससे कसाव थोड़ा ज़्यादा होगा। इवोल्यूशन और हुआ इन स्लिंग्स का। उसमें क्या हुआ कि जहाँ पर स्लिंग आके यूरिन के रास्ते पे बैठती है उस जगह पर एक कुशन दिया गया, उस जगह पे ऐसा कुशन दिया गया जिसको पानी से भरा जा सकता है। तो एक तो वो सॉफ्ट भी बना रहता है, तो जाली अंदर छेद करके नहीं आ सकती, चाहे हम उसको कंप्रेस भी टाइट भी कर दें तो वो छेद करके अंदर नहीं आ सकती, यानी कि इरोड नहीं कर सकती। उसमें धीरे धीरे अगर कंप्रेशन टाइम के साथ कम होता है तो उस गद्दी के अंदर का जो पानी है, यानी कुशन के अंदर जो सिलिकॉन कुशन के अंदर जो पानी है, उसको हम बाहर से एक सिरिंज से थोड़ा सा और भी अंदर भर सकते हैं, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ ऑपरेशन के दौरान का एडजस्टमेंट नहीं, ऑपरेशन के बाद का एडजस्टमेंट भी संभव हो सकता है। स्लिंग्स में एक चीज जानना ये जरूरी है, ये तब नहीं लगाई जा सकती जबकि पूरा यूरिन का रिसाव हो, क्योंकि इसमें चौतरफा कंप्रेशन नहीं है, इसमें कंप्रेशन एक ही तरफ से है, तो ये उतना कंप्रेशन नहीं होता। तो जब बहुत ज़्यादा लीकेज है तो ये स्लिंग नहीं लगा सकते। दूसरा, क्योंकि अब ये जब स्लिंग है अंदर खिंचाव के से उसमें रुकावट पैदा कर रही है, तो एक अवरोध है जिसके अगेंस्ट में यूरिन के रास्ते को धक्का देके यूरिन पास करनी पड़ेगी। तो यूरिन के रास्ते में जाहिर है कि उतनी ताकत होनी चाहिए ताकि वो उस अवरोध को क्रॉस करने की उसमें ताकत होनी चाहिए कि यूरिन को बाहर पुश कर सके। तो अगर पेशाब का थैला बहुत वीक है तो भी इस स्लिंग को नहीं लगा सकते, कभी कभी ऐसा होता है। और यदि पेशाब के थैले का प्रेशर एक्सेसिवली ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि और ज़ोर लगाने पर वो किडनी तक जाने का रिस्क रहेगा, तो भी इस स्लिंग को नहीं लगाना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें रहती हैं कि इसको हर समय हर जगह पे नहीं लगाया जा सकता। कुछ खास पेशेंट सिलेक्शन ऐसे करना पड़ता है कि वो कहाँ पर वो लग सके। तो जो दूसरा मेथड है वो है आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर। ये आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर एक रिंग की तरह चारों तरफ से यूरिन के रास्ते के अराउंड एक कुशन की तरह चारों तरफ से लग जाता है। उस कुशन में अंदर पानी भरा रहता है
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्लड प्रेशर नापते समय जो कफ होता है और हम जब कफ लगाते हैं तो जैसे ही हवा उसमें भरती है तो हम चारों तरफ से वो दबाव महसूस करते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से ये कुशन, क्योंकि चारों तरफ से कंप्रेशन होता है तो ये इसका जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये ज़्यादा लीकेज में भी काम करता है। ये पानी आता कहाँ से? ये पानी एक बैलून से आता है जो कि पेट की तरफ हम रखते हैं यूरिन ब्लैडर के पास में। तो वहाँ बैलून से पानी आता है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन उस रिंग से होता है, उस कुशन से होता है जो कि यूरिन के रास्ते के अराउंड है। और साथ ही एक और जगह भी एक कनेक्शन होता है जहाँ पे पंप होता है। जिस पंप को दबाएंगे तो फिर ये पानी कुशन में से निकल के उस बैलून की ओर चला जाएगा और उतनी देर के लिए 2 मिनट के लिए पेशेंट को चारों तरफ से जो कंप्रेशन है वो हट जाएगा और जिस तरीके से पहले लीकेज होती थी तो अब तक इतना जमा हुआ जो यूरिन है पिछले 4-5 घंटे का वो निकल सकता है, वैसे ही जैसे कि नॉर्मल यूरिनेशन होता है उसी तरीके से। और आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर की खास बात ये है कि ये जो है ये किसी भी तरीके की लीकेज में काम कर सकता है। चाहे ब्लैडर बहुत ज़ोर अगर नहीं बना पाता है तो भी काम करेगा, क्योंकि ब्लैडर के ज़ोर की ज़रूरत नहीं है। अब तो कुशन को हटा दिया और बिल्कुल अवरोध पूरी तरह ख़त्म हो गया और चाहे वीक ब्लैडर है तो भी यूरिन लुढ़क के घिसट पिसट के किसी तरीके से बाहर सारा निकल जाएगा। अगर पेशाब के थैले में प्रेशर्स बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं तो भी ये जनरली कारगर होता है। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है और डेफिनेटली इसीलिए सबसे कॉस्टली तरीका भी है। इन सारे जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हम बाहर से, ये सारे इम्प्लांट्स होते हैं जो अंदर लगते हैं और इन इम्प्लांट्स की कुछ अपनी एक कुछ प्रॉब्लम्स भी जो हम बोलते हैं या जो भी इनके रिस्क होते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो कोई भी इम्प्लांट लगाते समय इन्फेक्शन अगर चला गया, ख़ास तौर से क्योंकि ये सारे ऑपरेशन नीचे लैट्रिन के रास्ते के पास से किए जाते हैं तो उधर से इन्फेक्शन जाने की संभावना जो हार्ट वगैरह में इम्प्लांट लगते हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इन्फेक्शन गया तो जनरली इम्प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। तो कितना भी उसमें खर्च हो, कितने भी महंगे हो, लेकिन अंदर इन्फेक्टेड इम्प्लांट को बचा पाना बड़ा मुश्किल रहता है। दूसरी प्रॉब्लम ख़ास तौर से स्लिंग्स के साथ ये रहती है कि समय के साथ वो अगर बहुत प्रेशर ज़्यादा है तो वो यूरिन के रास्ते के अंदर इरोड ना करके आ जाएं। तो इन्फेक्शन, इरोजन और तीसरा समय के साथ फिर दोबारा से लीकेज हो जाना। जब ये ढीली पड़ जाती हैं, स्लिंग्स ढीली पड़ जाती हैं या अगर कंप्रेशन वाला कुशन है या जो रिंग पानी भर के है तो धीरे धीरे करके पानी कम हो जाता है तो भी कम हो सकता है। तो इनके एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ये एडजस्टमेंट्स स्लिंग्स में कम और स्फिंक्टर में ज़्यादा करने पड़ते हैं। और कभी कभी इनमें एयर लॉक भी हो सकता है, यानी कि जो पंप मैकेनिज्म जब यहाँ से वहाँ पानी जा रहा है अगर उसमें एयर बबल आ जाएगा तो वो उसको इफ़ेक्टिवली जाने नहीं देगा पानी को और ये मैकेनिज्म लॉक हो जाती है, तो इसको ठीक करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट कहीं कहीं बीच में इसको ठीक करना, सर्विसिंग सा समझ लीजिए, लेकिन इस समय इसकी सारी सर्विसिंग जो भी होती है वो ऑपरेटिव तरीके से ही हो पाती है। तो ये सब के साथ स्फिंक्टर में करीब 20 से 30% लोगों को, कभी कभी 40% लोगों को भी बीच बीच में ओवर टाइम 5, 7, 8 साल, 10 साल में ऐसी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये सब के साथ चलता रहे तो फिर ये स्फिंक्टर्स लंबे चलते रहते हैं। दोनों मिलके उपाय बन जाते हैं जो कि आपके यूरोलॉजिस्ट को ये चुनाव करना, आपके साथ में मिलके ये तय करना पड़ेगा कि आपके केस में क्या सूटेबल होगा, क्या नहीं सूटेबल होगा, कौन सा बेटर इफेक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। प्रोस्टेट सर्जरी, चाहे वो बीपीएच की सर्जरी हो, लेज़र से करी गई सर्जरी हो, रोबोट से करी गई सर्जरी हो, कैसी भी सर्जरी हो, उसके बाद की जो यूरिन लीकेज होती है उसके जो ट्रीटमेंट है उसके चुनाव में ये वीडियो इफ़ेक्टिव होगा। यदि आपको पसंद आया हो या आपके किसी साथी को इसकी ज़रूरत हो, कहीं भी आपको लगे कि किसी को भी ये वीडियो पहुंचेगा तो उसको ये सुनकर लाभ होगा, तो उस तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचाइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस यंग से चैनल को ग्रो कराइए। थैंक यू, धन्यवाद।